तो चलो बच्चों, अभी अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस का। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझा, उसकी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी, उसके बाद अपन ने उसके दो एप्लीकेशंस पढ़े हैं। अभी तक लेबनीज रूल पढ़ा है और अपन ने वालिस फॉर्मूला पढ़ी है। तो अब आगे अपन इसके और एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले प्रीवियस क्लास में जो वालिस फॉर्मूला के क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों से वो क्वेश्चन हो गए होंगे। एक बार फटाफट से उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के सेक्शन सी में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया था C6। तो C6 अपन देख लेते हैं। फर्स्ट वाला कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है। I इक्वल टू कहां से कहां दिया है, -π/2 से लेकर के π/2। यहां पे लिखा हुआ है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और अंदर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x dx लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे इवेल्युएट करोगे? बहुत सारे तरीके इवेल्युएट करने के। मान लो मैं अलग अलग कर लेता हूं। मैं एक तरीका बता रहा हूं, -π/2 से π/2। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो sin क्यूब cos स्क्वायर, और दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2 में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, sin स्क्वायर cos क्यूब। बरोबर, यहाँ पे भी dx लगेगा, यहाँ पे भी dx लगेगा। अब आप खुद ही सोचो यार, अब आप खुद ही सोचो कि ये वाला जो फंक्शन है, क्या मैं बोलूं ये ऑड फंक्शन हो गया। अगर x को -x से रिप्लेस करोगे तो क्योंकि साइन क्यूब है तो साइन क्यूब माइनस साइन बाहर फेंकेगा, जबकि cos स्क्वायर तो इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन को सिमेट्रिक लिमिट्स में इंटीग्रेट करने से ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वाला जो फंक्शन है इसमें आप क्या करो, सीधे सीधे वालिस फॉर्मूला लगा लो। लेकिन वालिस फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 चाहिए। तो कैसे लाएंगे अपन 0 से π/2 में? ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है। आप देखो x को -x से रिप्लेस करोगे तो फिर से यही फंक्शन आ जाएगा। तो -π/2 से π/2 में ऐसे लिख सकता हूं, 0 से लेके π/2 का ट्वाइस हो जाएगा। ये हो जाएगा sin स्क्वायर x cos क्यूब x dx। बरोबर, आगे आप तो 0 से π/2 में तो वालिस फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज नहीं भूलनी है। प्रॉपर्टीज कहीं पे भी काम आ सकती है। जितने भी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं उनमें पहले प्रॉपर्टीज लगेंगी ही लगेंगी। तो प्रॉपर्टीज तो सबको बाय हार्ट होनी चाहिए, आनी ही चाहिए लगाना। सेकंड वाला बहुत आसान है। वो x को हटाने का काम कौन करेगा? x को हटाने के लिए किंग लगा देंगे अपन, अपना काम खत्म हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे? एक बार सब्स्टिट्यूशन सही से यूज कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। 0 से लेकर के 2, x का पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ लिखा हुआ है 2 - x dx। तो देखो एक काम करो, क्या मैं बोलूं x को डाल देते हैं अपन 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, आप खुद ही इसको सोचने की कोशिश करो। 2 sin स्क्वायर थीटा डालोगे तो 2 कॉमन, 1 - sin स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा। उसको क्या लिख लेंगे अपन, उसको क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो ये आराम से इवेल्युएट हो जाएगा। आपके पास dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा 2 × 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बरोबर है डी थीटा। ये आपका dx हो जाएगा। तो आपका आई इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट डालोगे 0 तो लोअर लिमिट 0 आएगी, अपर लिमिट 2 डालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आएगा, तो थीटा का वैल्यू π/2 आ जाएगा। x का पावर 3/2 मतलब x क्या था, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब तो ये हो जाएगा आपके पास। और dx के बदले क्या डालोगे, dx के बदले आ जाएगा 4 को बाहर लिख लेते हैं, 4 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ये dx के बदले डाल दिया, हो गया काम हो गया। I इक्वल टू 4 टाइम्स 2 का पावर 3/2 बाहर आ गया। यहां से 2 कॉमन लोगे तो एक और 2 का पावर हाफ बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखो साइन का पावर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 मतलब साइन क्यूब यहां से हो गया और एक और साइन यहां से आएगा, तो साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल चुके हो आप। 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करोगे तो मॉड कॉस थीटा आना चाहिए, लेकिन 0 से π/2 में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और एक और कॉस थीटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब इसमें वालिस फॉर्मूला लगा लो, 0 से π/2 में ये, तो ये आराम से इवेल्युएट हो जाएगा। ये हो गया एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का सेक्शन सी का C6। और एक्सरसाइज 2 में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी में आपको दिए गए थे क्वेश्चन नंबर C9 और C10।
C9 में तो सीधे सीधे वालिस फॉर्मूला लगाना है। m जो है वो इवन है, n जो है वो ऑड है, तो लास्ट में इंटू 1 लग जाएगा। और C10 में आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। x को क्या डाल दोगे बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ा है, x को साइन स्क्वायर थीटा डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा और वो इंटीग्रल इवेल्युएट हो जाएगा। तो C10 निकालने के लिए x को बस साइन स्क्वायर थीटा डाल दो और वहां पे वालिस फॉर्मूला लगा लो तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इन क्वेश्चंस को। तो चलो बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम है एस्टिमेशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है कैसे एस्टिमेट करना है तो आप बड़े आराम से इन चीजों को कर सकते हो। यहाँ पे कोई फिक्स्ड फॉर्मूला या कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है, बस कुछ चीजें हैं कैसे अपन एस्टिमेट कर सकते हैं चीजों को। भाई एस्टिमेशन वर्ड से ही आपको इसका मतलब पता लग रहा होगा कि कोई डेफिनेट इंटीग्रल जो है मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है कि उसकी मुझे रफली वैल्यू निकालनी है कि यार ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ये किन दोनों वैल्यूज के बीच में आएगी, ये किससे छोटी होगी या किससे बड़ी होगी। मतलब उसका अपन लगभग अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्वांटिटी किससे किसके बीच में लाई करेगी। जैसे अगर एक एकदम बेसिक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल मैं साइन एक्स की बात करता हूं, तो 0 से π/2 में साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, 0 पे वैल्यू 0 हो जाती है और π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, बरोबर है। तो 0 से π/2 में अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो देखो ये y इक्वल टू साइन एक्स मैंने लिखा हुआ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो अगर मैं 0 से π/2 में साइन एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, बस मैं आपको पूछ रहा हूं कि इसका एक एस्टिमेट लगा के बताओ मुझे, कोई भी एक रफ एस्टिमेट की ये वैल्यू किससे छोटी होगी या वैल्यू किससे बड़ी होगी। अगर मान लो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वैल्यू किससे छोटी होगी तो क्या मैं बोलूं कि 0 से π/2 में साइन एक्स के नीचे का जो एरिया है उसका मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा तो ये वाला एरिया आएगा। अब क्या मैं बोलूं कि ये जो रेड वाला शेडेड एरिया है, ये वाला स्क्वायर है ना, ये इसको मैं ब्लैक से बना रहा हूं, इस वाले स्क्वायर का जो एरिया, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बोलेंगे, इस वाले जो रेक्टेंगल के अंदर का जो एरिया होगा उससे ये एरिया कैसा होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो क्या मैं बोलूं कि ये जो भी वैल्यू आएगी ये छोटी हो जाएगी इस रेक्टेंगल के एरिया से, क्योंकि इस रेक्टेंगल के एरिया में इतना वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, बेस π/2 है और इसका हाइट कितना है 1, तो ये जो भी वैल्यू आएगी क्या मैं बोलूं ये π/2 से तो छोटी ही आएगी, बरोबर है, सिंपल सी बात है। तो ये बेसिकली मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है कि अपन एस्टिमेट कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी किससे छोटी होगी अपन ये निकालना चाह रहे हैं। अब आप लोग के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आएगा कि सर अपन इसकी वैल्यू ही क्यों ना निकाल ले, अपन को जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लग रही है तो अपन क्यों एस्टिमेशन के चक्कर में पड़े। तो यहीं पे मेन बात आती है कि एस्टिमेशन कब काम आएगा। कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं जिनको अपन डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो जिनको अपन इवेल्युएट नहीं कर सकते तो वैसे केसेस में अपन एस्टिमेशन यूज करके लगभग उसकी वैल्यू निकालते हैं कि इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, तब एस्टिमेशन का मेन यूज आएगा। तो एस्टिमेशन यूज करते वक्त अपन को क्या क्या टूल्स यूज करने हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो उन चीजों को अपन एक एक करके देखते हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, b, a से b के बीच में fx जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब उसका पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के कहां है, ऊपर है, या ज्यादा से ज्यादा वो क्या है किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये a से b में है, ये fx का ग्राफ बनाया है मैंने, y एक्सिस, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है। तो a से b में अगर fx जो है वो पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, ये fx का ग्राफ है, तो इंटीग्रल a से लेकर के b fx dx के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, अपन को पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है। तो अगर ये पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो ये जो भी एरिया आएगा इसके नीचे, क्या मैं बोलूं ये हमेशा कैसा आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए a टू b fx dx का जो वैल्यू है, क्या मैं बोलूं ये हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, इक्वल टू 0 क्यों बोला है, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल अगर fx पूरा का पूरा 0 हो गया, तो वो वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी, वरना तो आप देखो कि a टू b fx dx का इंटीग्रल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ आई बात। तो मतलब अगर पूरा का पूरा कर्व x एक्सिस के ऊपर है तो उसका a से b में डेफिनेट इंटीग्रल भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, समझ आई बात। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एस्टिमेशन का। सेकेंड पॉइंट, सैंडविच थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। भाई अब सैंडविच थ्योरम क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक ऑलरेडी आपने लिमिट में पढ़ा हुआ है, बस उसी से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करने वाले हैं। मान लो 3 फंक्शन की बात चल रही है, पहला फंक्शन gx है, दूसरा फंक्शन fx है और तीसरा फंक्शन hx है।
इन तीन फंक्शंस का मुझे रिलेशन पता है कि gx सबसे छोटा है, उसके बाद fx है और उसके बाद hx सबसे बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b। मतलब a टू b में अगर मैं इन तीन फंक्शन को देखूंगा तो वो हमेशा इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो देन मैं ये चीज लिख सकता हूं, इंटीग्रल, सब में इंटीग्रल लगा दूंगा, a से b gx dx का जो वैल्यू आएगा, इंटीग्रल a से b fx dx का जो वैल्यू आएगा, और लास्ट में इंटीग्रल a से लेकर के b hx dx का जो वैल्यू आएगा, hx dx का जो वैल्यू आएगा, इनमें भी एग्जैक्टली यही ऑर्डर फॉलो होगा। ये इससे बड़ा होगा और ये वाला hx वाला जो होगा वो तीनों से बड़ा होगा इंटीग्रल। तो इनके इंटीग्रेशन में भी एग्जैक्टली यही रूल फॉलो होगा और ये है सैंडविच थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें कोई भी अपन ने ज्यादा रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, कोई भी बड़ी बात नहीं है कि बाप रे बाप सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये इंटीग्रल कैसे हो गया। यार आप कॉमन सेंस वाली बातें खुद थोड़ा सा सोचोगे, मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। आपको पता है कि gx जो है वो सबसे नीचे है, gx मान लो ये gx है, उसके बाद जो है उसके ऊपर fx है, उसके ऊपर मान लो ये fx है, और मान लो फिर उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर जो है वो hx है, उसके ऊपर मान लो ये जो है ये hx है। और कहां से कहां की बात चल रही है, कहां से कहां की बात चल रही है, a से b। तो मान लो ये a है और मान लो ये b है, तो ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है। आप सोचो सबसे ऊपर कौन था, h, फिर f और सबसे नीचे कौन था, g। तो अगर ये तीन फंक्शंस ऐसे हैं तो आप खुद ही सोचो इस बात को कि a से b में g के नीचे का एरिया जो होगा वो ये वाला शेडेड पोर्शन होगा, a से b में f के नीचे का जो पोर्शन होगा उसमें ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आएगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला इंटीग्रल इस वाले इंटीग्रल से बड़ा हो जाएगा। और जब आप h को इंटीग्रेट करोगे a से b में तो उसमें ये वाला पार्ट जो है ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आएगा, ये दोनों तो आएगा ही आएगा। तो a से b में hx का इंटीग्रल सबसे बड़ा होगा। तो अगर फंक्शंस इस ऑर्डर में है a टू b में तो उनके डेफिनेट इंटीग्रल भी इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ आई बात, क्लियर हुआ सबको। तो ये हो गया सैंडविच थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब अगर मान लो fx एक ऐसा फंक्शन है जिसको आपको एस्टिमेट करना है, जिसका आप इंटीग्रल नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ऐसे दो फंक्शन ढूंढो जिनके बीच में ये वाला फंक्शन सैंडविच हो जाएगा और इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रल निकालना आसान हो। समझ आ रही है बात, कैसे इसको यूज करना है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं एस्टिमेशन इनइक्वालिटी। एस्टिमेशन इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, यहां पे मैं दो इंटीग्रल की बात कर रहा हूं। पहला इंटीग्रल है a से b मॉड ऑफ fx dx और दूसरा इंटीग्रल है a टू b fx dx होल का मॉड। देखो दोनों में फर्क है, ये दोनों बातें इक्वल नहीं होती है, कभी कभी इक्वल होती है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन इक्वल होगा। अगर मैं आपको रिलेशन पूछूं तो रिलेशन मुझे बता पाओगे क्या? सब लोग सोच पा रहे हो कि मॉड fx dx का जो इंटीग्रल होगा वो या तो इससे बड़ा होगा या तो वो इससे बड़ा होगा, या तो मैक्सिमम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये वाला इंटीग्रल कभी इस वाले इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे आया ये चीज, कैसे आई ये चीज, कैसे आई? चलो इसको देखते हैं अपन। सिंपल एक ग्राफ के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ रही हो ऐसे ही तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अपन इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई सा फंक्शन है fx, a से b में वो ऐसे डिफाइंड है, मैं a से b में बात कर रहा हूं। तो अगर a से b में ये वाला पोर्शन का एरिया a1 है और ये वाले पोर्शन का एरिया a2 है, तो सिंपल सी बात, अगर a से b में मुझे सोच के बताओ, अगर मैं fx dx fx को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है। तो ये a1 ऊपर है तो ये a1 प्लस साइन के साथ आएगा, a2 नीचे है तो ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो इसकी वैल्यू ये आने वाली है। अब अगर मैं मॉड fx की बात करूं तो मॉड fx का ग्राफ कैसा बनेगा आपको पता है। मॉड fx में क्या करना होता है, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, बस जो पार्ट ऑफ द ग्राफ नीचे था वो फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा। मॉड का ग्राफ बना रहे हैं अपन, तो जो पार्ट ऑफ द ग्राफ x एक्सिस के नीचे था, अपन ने पूरे का मॉड ले लिया है, तो जो पार्ट ऑफ द ग्राफ x एक्सिस के नीचे था वो फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा मॉड fx में। तो अब आप सोचो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन a टू b मॉड fx, आपने देखो पहले ही मॉड कर लिया। इस बात की फील लो कि अगर आपने पहले ही मॉड कर दिया तो जो पार्ट ऑफ द ग्राफ x एक्सिस के नीचे था वो पहले ही ऊपर आ गया, और अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला a1 था एरिया, ये वाला एरिया तो अभी भी a2 ही रहेगा। बस अब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 प्लस a2 आ जाएगी, a1 प्लस a2 आ जाएगी। तो आप खुद सोच पा रहे हो इन दोनों में बड़ा कौन है, अच्छा
आपने बाद में मॉड ले लिया है, तो बाद में मॉड ले लिया है तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ a1 माइनस a2, ठीक है। तो अब आप सोच के बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है। क्या आप देख पा रहे हो यार a1 प्लस a2 बड़ा है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अपन a2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जबकि यहाँ पे अपन a2 ऐड कर रहे हैं। इस बात को फील करने की कोशिश करो कि आपने पहले ही अगर मॉड ले लिया है तो जो पार्ट ऑफ द ग्राफ नीचे था वो सीधे सीधे पहले ही ऊपर आ गया, बाद में इंटीग्रेट करोगे तो वो वाले एरियाज का एडिशन हो जाएगा। जबकि आप पहले इंटीग्रेट करोगे तो जो पार्ट नीचे था ना वो ऊपर वाले पार्ट में से माइनस हो जाएगा और उसके बाद आप मॉड ले रहे हो तो वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये वाली चीज इससे बड़ी क्यों है? थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इस बात को सोचने की कोशिश करो। क्या आप ये बात सोच पा रहे हो कि अगर fx का पूरा ग्राफ, अगर fx का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही हुआ तो मॉड fx या fx दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। अगर fx का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हुआ, मान लो ये a से b है, तो इसका मॉड भी अगर मैं कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी ये यही आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो इसीलिए यहां पे मैंने इक्वालिटी भी लगाई है। जब fx का ग्राफ पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर होगा तो यहां पे क्या होल्ड कर जाएगी, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि मॉड fx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सीधे सीधे fx के बराबर हो जाएगा। समझ आई बात? वरना तो पहले मॉड करने से बाद में इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी एज कंपेयर टू पहले इंटीग्रेट करना और बाद में मॉड लेना। सबको क्लियर हुआ? ये चीज सबको अच्छे से समझ आ गई? नोट कर लो इन 3 पॉइंट्स को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं एस्टिमेशन के फोर्थ पॉइंट या फोर्थ मेथड की तरफ, कि कैसे अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। इसका नाम है वन रेक्टेंगल मेथड। एक रेक्टेंगल से अपन उस इंटीग्रल को एस्टिमेट करेंगे। इसमें अपन 3 केसेस पढ़ेंगे। अगर fx मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है a टू b में, अगर fx मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है a टू b में, और थर्ड में मैं बोलूंगा कि fx नॉन मोनोटोनिक है a टू b में, मतलब वो इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में अपन एस्टिमेट कैसे करेंगे इस इंटीग्रल। मेरे को किसको एस्टिमेट करना है, a से b fx dx के इंटीग्रल को मुझे एस्टिमेट करना है। तो ध्यान से देखना। अब पहले की अगर मैं बात करूं fx मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है a टू b में, तो मान लो a पे जो वैल्यू है वो f ऑफ a है और b पे जो वैल्यू है f ऑफ b है। मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज कर गया। तो अब ये इंटीग्रल जो है, क्या मैं बोलूं कि इसके अंदर जो एरिया होगा, मतलब ये वाला जो ब्लैक वाला शेडेड एरिया, इसको मैं ब्लैक से कर रहा हूं। ये जो a टू b इंटीग्रल fx dx है, ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ब्लैक रीजन का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब क्या मैं बोलूं कि ये ब्लैक पोर्शन का जो एरिया है ना, रेक्टेंगल का नाम वन रेक्टेंगल मेथड है, मतलब अपन को इस इंटीग्रल को एक रेक्टेंगल से एस्टिमेट करना है। तो क्या मैं बोलूं कि ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये वाला रेक्टेंगल, क्या मैं बोलूं कि ब्लैक वाला जो एरिया है वो इस ब्लू वाले रेक्टेंगल के एरिया से, इस ब्लू वाले रेक्टेंगल के एरिया से कैसा है, ये ब्लैक वाले रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है। तो क्या मैं बोलूं ये किससे बड़ा होगा, ये किससे बड़ा होगा, तो इस रेक्टेंगल के एरिया से। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, इसका बेस हो गया b माइनस ए, इसका बेस हो गया b माइनस ए, और इसका हाइट कितना हो गया, इसका हाइट हो गया f ऑफ a। तो ये किससे बड़ा हो जाएगा, ये किससे बड़ा हो जाएगा, b माइनस ए इंटू f ऑफ a से ये बड़ा हो जाएगा। बरोबर है। अब ये जो इंटीग्रल है ये छोटा किससे हो जाएगा, तो फिर से अपन एक रेक्टेंगल यूज करेंगे इसको एस्टिमेट करने के लिए। तो अब आप कॉमन सेंस लगा के बताओ, अब आप देख पा रहे हो कौन सा रेक्टेंगल यूज करेंगे। मैं इसको ऊपर एक्सटेंड कर देता हूं और इसको यहां ज्वाइन कर देते हैं। ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है ना, ये रेड वाले रेक्टेंगल, आप देखो कि ये रेड वाले रेक्टेंगल में जो एरिया आएगा, इसमें आप देखो ये वाला एरिया ज्यादा आएगा, ये वाला एरिया ज्यादा आएगा, ये वाला एरिया तो आएगा ही आएगा, पर ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने डॉट डॉट किया, ये वाला एरिया ज्यादा आएगा। तो क्या मैं बोलूं इस रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया इस वाले इंटीग्रल से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसको अपन कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमेशा किससे छोटी होगी, तो बेस तो फिर से b माइनस ए हो गया, और अब की बार हाइट क्या हो गई, तो अब की बार हाइट जो हो गई वो हो गई f ऑफ b। तो ये वाला जो इंटीग्रल है इस वाली वैल्यू से छोटी होगी और इस वाली वैल्यू से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ आई बात, सबको समझ आया, क्लियर है। अगर आप इसमें पैटर्न नोट करोगे तो ये बेस, मतलब ये जो b माइनस से आ रहा है, ये इस इंटरवल का विड्थ है, और f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है। वो वाले रेक्टेंगल्स अपन यूज कर रहे हैं इनको एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, समझ आई बात। ये सेकंड वाला देखते हैं, अगर fx मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है तो अब आपको इसका मतलब फील आ जाना चाहिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले तो मैं ब्लैक वाले रीजन को शेड कर दे रहा हूं, जो ये वाला इंटीग्रल होगा ये ब्लैक वाला एरिया होगा। अब ये वाला इंटीग्रल किससे छोटा होगा, किससे बड़ा होगा, तो किससे बड़ा होगा, तो मैं फिर से ये छोटा ब्लू वाला रेक्टेंगल कंसीडर करता हूं, ये ब्लू वाला रेक्टेंगल। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ब्लैक वाला जो एरिया है वो इस ब्लू वाले रीजन के एरिया से कैसा है, ब्लू वाले रीजन के एरिया से बड़ा है। तो ब्लू वाले रीजन का एरिया क्या आ जाएगा, बेस तो b माइनस ए है, फिर से ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन अब की बार हाइट क्या हो गई, अब की बार हाइट f ऑफ b हो गई। क्यों, क्योंकि देखो ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा था, तो b पे वैल्यू इसकी मिनिमम होगी, तो इसीलिए इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से ये वाला इंटीग्रल बड़ा हो जाएगा।
और छोटा किससे हो जाएगा, छोटा किससे हो जाएगा, सोचने की कोशिश करो। तो अब वो जो रेक्टेंगल है, अब वो ये वाला रेड वाला रेक्टेंगल हो जाएगा, अब वो ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। सोचो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला जो इंटीग्रल होगा उसके अंदर जो एरिया होगा वो रेड वाले रेक्टेंगल के एरिया से कैसा होगा भाई, कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि इस रेड वाले रेक्टेंगल में ये वाले पोर्शन का एरिया जो आएगा वो ज्यादा आएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, छोटा किससे होगा, फिर से रेक्टेंगल का विड्थ तो b माइनस ए हो जाएगा और उसका हाइट कितना हो जाएगा, तो अब की बार उसका हाइट हो जाएगा बेटा f ऑफ a। समझ आई बात, समझ आई बात, सबको समझ में आया। तो अब इसको अपन कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इंटरवल का विथ इनटू, अगर अपन को मिनिमम वैल्यू चाहिए कि किससे बड़ा होगा तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू b पे इसलिए f ऑफ b, और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि ये किससे छोटा होगा तो जहां पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है उसको यूज कर लिया f ऑफ a। तो इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया से कम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और थर्ड पॉइंट, अगर मैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन की बात करूं, अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है तो मतलब a टू b में इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। मान लो कि इसका c पे वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है और वो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है, और d पे इसका वैल्यू स्मॉल m आ रहा है जो कि इसका मिनिमम वैल्यू है। तो a टू b fx dx के अंदर का अगर मैं एरिया लिखूं तो वो सबसे पहले तो इस रीजन का एरिया आएगा, इस रीजन का एरिया आएगा, बरोबर है। अब इसको मुझे एस्टिमेट करना है तो ये वाला जो एरिया होगा वो किस रेक्टेंगल के एरिया से छोटा होगा, जहां पे इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है ना m पे, वही वाला रेक्टेंगल आप कंसिडर करो, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, ये ब्लू वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। क्या मैं बोलूं कि वो ब्लैक वाले रीजन का एरिया इस ब्लू वाले रीजन के एरिया से तो ज्यादा ही होगा, और इस ब्लू वाले का एरिया कितना आ जाएगा, विथ कितनी, बेस कितना हो जाएगा b माइनस ए, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा स्मॉल m। मतलब फंक्शन का जो भी मिनिमम वैल्यू आ रहा है इस इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल a टू b में फंक्शन का जो भी मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो अपने लिए इस रेक्टेंगल का हाइट हो जाएगा, और बेस तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये छोटा किससे होगा, ये वाला एरिया छोटा किससे होगा, तो जहां पे फंक्शन का मैक्सिमा आ रहा है उस वाले पॉइंट पे देखो और वहां वाला रेक्टेंगल कंसिडर करो, ये वाला, ये वाला, ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है, क्या सब आप देख पा रहे हो कि ये रेड वाले रेक्टेंगल का जो भी एरिया आएगा ये बड़े वाले रेक्टेंगल का, ये सीधी सी बात है बड़ा होगा इस वाले एरिया से, तो इस रेक्टेंगल का बेस तो फिर से b माइनस ए होगा, बेस तो फिर से b माइनस ए होगा। अब इसका हाइट कितना हो जाएगा, जो भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस इंटरवल में, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल M आ रही है, तो इंटू कैपिटल M, मतलब ये वाला जो इंटीग्रल होगा ये b माइनस ए इंटू स्मॉल m, जो भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है इससे बड़ा हो जाएगा, और b माइनस ए इंटू कैपिटल M जो भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इससे कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ आई बात, नोट कर लो इन चीजों को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं फिफ्थ मेथड के ऊपर या फिफ्थ तरीके के ऊपर। अब जैसे अपन ने पहले वन रेक्टेंगल अप्रोच देखा, तो अपन अभी टू रेक्टेंगल अप्रोच देखते हैं, कैसे दो रेक्टेंगल्स को यूज करके अपन इस इंटीग्रल को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा फंक्शन है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का लिया है, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तो अब आप डील कर सकते हो, इसके पहले भी मैंने आपको सिखाया है, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी के जो डायरेक्शन है वो उल्टे हो जाएंगे। तो पहले अपन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये a टू b में फंक्शन डिफाइन किया है और ये ऐसा है, तो a टू b में इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये ब्लैक वाला जो शेडेड रीजन है, ये ब्लैक वाला एरिया आएगा इसके अंदर, बरोबर है, ये ब्लैक वाले रीजन का एरिया आएगा। अब इसको मैं टू रेक्टेंगल्स को यूज करके कैसे एस्टिमेट कर सकता हूं, देखो ध्यान से। यहां पे मैं a टू b इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं c, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं c। तो अब आप सोचो मैं यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स ब्रेक करता हूं। पहला रेक्टेंगल ये यहां से इसका हाइट इसका हाइट f ऑफ a रहेगा, और इसको मैंने c पे ब्रेक किया, ये अपना पहला रेक्टेंगल रहेगा, और दूसरे रेक्टेंगल का हाइट f ऑफ c रहेगा, दूसरे रेक्टेंगल का हाइट f ऑफ c रहेगा। क्या ये दोनों रेक्टेंगल आप सभी लोग देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ये ब्लू वाले रेक्टेंगल का एरिया और ये ब्लू वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि वो ब्लैक वाले जो रीजन है उसके अंदर जो एरिया है वो इन दोनों रेक्टेंगल के एडिशन से कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उसमें ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, बरोबर है, सिंपल सी बात है। तो आप मुझे बताओ कि a टू b fx dx का जो एरिया है वो किन दोनों रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा। पहले तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो क्या आएगा, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, बेस कितना आ गया इसका c माइनस ए आ गया, तो बेस इसका c माइनस ए आ गया, और इसका हाइट कितना आ जाएगा, हाइट कितना आ जाएगा, f ऑफ a आ जाएगा, f ऑफ a आ जाएगा। और फिर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया बेस कितना हो जाएगा, b माइनस सी, बेस हो गया b माइनस सी, और इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो बेटा f ऑफ c हो जाएगा, f ऑफ c हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको बाय हार्ट करना है,
आपको जो भी फंक्शन दिया गया है आप उसका डायग्राम बनाओ और आप देखो कि आप सी पॉइंट को कौन सा लोगे, तो आप कैसे उसको ब्रेक कर सकते हो दो रेक्टेंगल में, और आपको बाद में इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स के एरिया का एडिशन लिखना है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप बाय हार्ट करके चले जाओगे, बस कैसे अपन एस्टिमेशन के टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कैसे अपन किन किन पॉइंट्स पे तोड़ के अपन रेक्टेंगल्स यूज कर सकते हैं, ये चीज अपन को यहां से सीखनी है केवल। ठीक है, अब मुझे ये तो पता लग गया कि ये जो इंटीग्रल होगा वो इस वाली वैल्यू से तो बड़ा होगा इन दोनों ब्लू वाले रेक्टेंगल के एडिशन से। अब ये छोटा किससे होगा, छोटे के लिए मैं बोल रहा हूं, पहला रेक्टेंगल आप ये वाला ले लो, मैं इसको ऊपर एक्सटेंड कर देता हूं, पहला रेक्टेंगल ये वाला ले लो, ये वाला रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये वाला रेक्टेंगल, और दूसरे रेक्टेंगल के लिए इसको और ऊपर एक्सटेंड कर दो, इसको और ऊपर एक्सटेंड कर दो, तो ये वाला जो रेड से मैंने बनाया ये दूसरा रेक्टेंगल है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो ब्लैक वाले रीजन का एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया से प्लस इस रेक्टेंगल के एरिया से, इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया से कैसा होगा, छोटा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनमें देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया क्या आ जाएगा, बेस तो इसका फिर से c माइनस ए है, तो यहाँ पे तो आएगा c माइनस ए इंटू इसका हाइट कितना हो जाएगा, इंटू इसका हाइट कितना हो जाएगा, पहले वाले रेक्टेंगल का f ऑफ c हो जाएगा, और प्लस इस वाले रेक्टेंगल का बेस b माइनस सी है, बेस b माइनस सी है, और उसका हाइट कितना हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा f ऑफ b। तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो इससे छोटा होगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप बाय हार्ट करके चले जाओ, कैसे अपन दो रेक्टेंगल्स को यूज करके इस इंटीग्रल को एस्टिमेट कर सकते हैं, ये अपन को बस यहां से सीखना है। ठीक है, सबको समझ आई बात कैसे करना है। तो अब आप खुद सोचो, अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तो ये वाली जो इनइक्वालिटी के डायरेक्शन है वो उल्टे हो जाएंगे। आप सोचो कोई भी एक बीच में पॉइंट सी होगा, तो एग्जैक्टली सिमिलरली, मतलब कहीं पे भी हो सकता है इस इंटरवल में, तो आप दो रेक्टेंगल बना के फिर से उस इंटीग्रल को क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आई बात, नोट कर लो इसको। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एस्टिमेशन मैंने आपको समझाया, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहले एकदम सिंपल, एकदम इजी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को कर लिया होगा। तो चलो अपन देखते हैं इनके सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहला इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से π/2 sin x by x dx। तो आपको ये बताना है, ये एस्टिमेट करना है, प्रूव करना है कि i का वैल्यू 1 से π/2 के बीच में लाया करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपन को एस्टिमेट करना है, अपन को उस इंटीग्रल को इवेल्युएट नहीं करना है। आप उसको इवेल्युएट करने के चक्कर में मत पड़ो। कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखो अपन को किससे किसके बीच में लाना है, 1 से π/2। तो पहले आप सोचो कि ये नंबर्स कैसे जनरेट होंगे 1 और π/2। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये π/2 कैसे जनरेट हो रहा है, तो आप सोचो कि जब आप इसमें x के बदले π/2 पुट करोगे, अगर x के बदले π/2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, sin π/2 कितना आएगा। अगर आपने π/2 पुट कर दिया तो ऊपर sin π/2 1 आ जाएगा, और नीचे π/2 पुट करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ये 2/π आ जाएगा, बरोबर है। और इस इंटरवल की विड्थ कितनी है, इस इंटरवल की विड्थ कितनी है, ये a है ये b है, तो 0 से π/2 है, तो इस इंटरवल की विड्थ कितनी है, π/2 है। तो मैंने क्या किया, π/2 पुट किया, मतलब मैं बेसिकली क्या निकाल रहा हूं पता है, मैं ये चेक कर रहा हूं कि f ऑफ π/2 इंटू b माइनस है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो f ऑफ π/2 कर रहे हैं तो 2/π आ रहा है, और b माइनस से इस इंटरवल की विड्थ देखेंगे तो इस इंटरवल की विड्थ π/2 है, तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आप देखो एक एस्टिमेट इसका 1 है, लोअर एस्टिमेट इसका 1 है, तो 1 ऐसे जनरेट हो सकता है। अगर अपन 0 की बात करें, अगर मैं इसमें 0 की तरफ लेके जाऊं, अगर मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू सबको पता है, ये वैल्यू 1 होने वाला है। और इस इंटरवल की विड्थ कितनी है, इस इंटरवल की विड्थ कितनी है, इस इंटरवल की विड्थ π/2 है, तो इंटू अगर इसको π/2 करोगे तो आपका लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, मतलब हायर एस्टिमेट आ रहा है, π/2 दिख रहा है आपको। मतलब ये जो बेसिकली 1 और π/2 आ रहे हैं, इस इंटरवल की विड्थ टाइम्स एक बार इसमें π/2 डालने से वैल्यू, और एक बार लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करने से जो वैल्यू आ रही है, वहीं से ये वाले दो एस्टिमेट जनरेट हो रहे हैं। तो अपन को तुरंत क्लिक करना चाहिए। अपन ने वन रेक्टेंगल अप्रोच में देखा था कि ये जो b माइनस ए इंटू हायर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू और b माइनस ए इंटू लोअर लिमिट पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है, वो वन रेक्टेंगल अप्रोच में आते हैं। तो अपने लिए ये निकालना बस अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि sin x by x 0 से π/2 में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो अपन आराम से वहां से इसको समझ के कर सकते हैं। तो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये समझने के लिए मैं इस फंक्शन को fx नाम दे देता हूं, sin x डिवाइडेड बाय x। अगर अपन f' निकालेंगे तो क्या आएगा, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x
माइनस साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखो एफ डैश एक्स कितना आया आपके पास, यहां से अगर कॉस एक्स कॉमन खींच लो तो अंदर आ जाएगा x माइनस टेन एक्स अपॉन नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से पाई बाय 2। अब आप खुद सोचो 0 से पाई बाय 2 में कौन बड़ा होता है, x बड़ा होता है कि tan x बड़ा होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, 0 से पाई बाय 2 में tan x बड़ा होता है, tan x का ग्राफ ऊपर होता है। तो अगर ये tan x बड़ा होगा और ये x छोटा होगा तो ये f डैश x कैसा हो जाएगा बेटा, f डैश x नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि cos x और x स्क्वायर तो दोनों पॉजिटिव है 0 से पाई बाय 2 में। तो अगर f डैश x नेगेटिव है तो ये fx कैसा फंक्शन है, fx कैसा फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 में, क्या मैं बोलूं ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब अपन इसका रफ प्लॉट बनाते हैं 0 से पाई बाय 2 में। तो यहां से आपको तुरंत एस्टिमेट मिल जाएंगे, ये 0 है और ये पाई बाय 2 है। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, x टेंडिंग टू 0 करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बरोबर है। और पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2 डालोगे तो वैल्यू 2 बाय पाई आएगी, वैल्यू 2 बाय पाई आएगी, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, नीचे पाई बाय 2 रखोगे तो 2 बाय पाई। तो 2 बाय पाई जो वैल्यू होती है, 2 बाय पाई जो वैल्यू होती है वो 1 से तो छोटी ही होती है। तो पाई बाय 2 पे मान लो, पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये आप देख पा रहे हो, ये अपने fx का ग्राफ है। और अब क्या आप वन रेक्टेंगल अप्रोच से इसको एस्टिमेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इस वाले के नीचे जो एरिया होगा वो इस रेक्टेंगल के एरिया से क्या होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया से क्या होगा, अगर इसको i बोल दूं तो क्या मैं बोलूं कि i बड़ा हो जाएगा इस रेक्टेंगल के एरिया से, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, बेस पाई बाय 2 है, बेस पाई बाय 2 है और हाइट कितना है 2 बाय पाई है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। और इसका एरिया किससे छोटा होगा, कौन से रेक्टेंगल के एरिया से छोटा होगा, तो ये वाला रेक्टेंगल मैंने बना लिया, इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से ये ब्लैक वाले पोर्शन के नीचे जो एरिया है वो छोटा होगा। तो किससे छोटा होगा, किससे छोटा होगा, इस रेक्टेंगल का बेस पाई बाय 2 है और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है 1 है, तो पाई बाय 2 इंटू 1 से ये छोटा होगा। तो आप देखो आपके पास आ गया ना, i इज ग्रेटर देन 1 एंड i इज लेस देन पाई बाय 2। ये वाली चीज अपन ने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। यहाँ पे समझ आई बात सबको, जो स्टार्ट में अपन ने सोचा था ना कि ये चीज कैसे आ रही है, बस ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ये आपने सोच लिया ना कि b माइनस ए इंटू इस पे फंक्शन की वैल्यू, इस पे फंक्शन की वैल्यू, ऐसे ही ये लोअर एस्टिमेट और हायर एस्टिमेट आ रहे, तो बस उसके बाद तो आपको ये देखना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। आप डायग्राम बना के बाद में उसको बड़े आराम से एस्टिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि इंटीग्रल का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा। ठीक है, समझ आई बात सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 साइन का पावर 10x dx। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ये पाई बाय 128 और पाई बाय 4 इन दोनों के बीच में मेरे को इसको दिखाना है। तो सबसे पहले तो अगर मैंने इसमें x के बदले पाई बाय 2 डाला तो f ऑफ पाई बाय 2, ये बस अपन सोचने के लिए कर रहे हैं, f ऑफ पाई बाय 2 और इनटू इस इंटरवल का विड्थ कितना है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के इंटरवल का विड्थ पाई बाय 4 है। f ऑफ पाई बाय 2 कितना आएगा, f ऑफ पाई बाय 2 1 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा और 1 इंटू पाई बाय 4। अरे वाह, अपना काम सेट हो रहा है। तो ये अपने पास हायर एस्टिमेट आ रहा है पाई बाय 4 का। लोअर एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं पाई बाय 128, तो मैं पाई बाय 4 इसके अंदर पुट करता हूं, f ऑफ पाई बाय 4 और इंटू इंटरवल का विड्थ कितना है, इंटू इंटरवल का विड्थ पाई बाय 4 है। तो f ऑफ पाई बाय 4 कितना आएगा, साइन पाई बाय 4 करोगे तो 1/√2 आएगा, 1/√2 का पावर 10 करोगे तो 1/2 का पावर 5 हो जाएगा, मतलब ये 1/32 हो जाएगा और इंटू पाई बाय 4 आएगा। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 128 आएगा। पूरा मामला सेट हो रहा है, 128 पाई बाय 128 इधर है, पाई बाय 4 इधर है। तो जैसे ही आपने ये काम कर लिया, जैसे ही आपने ये चीज देख ली, ये सारा सोचने का काम आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो जैसे ही आपने ये देख लिया कि इसका लोअर एस्टिमेट और हायर एस्टिमेट ऐसे आ रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ये fx है मेरे पास, ये fx है साइन का पावर 10x। यार कॉमन सेंस वाली बात है कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में ये इंक्रीज करेगा, सिंपल साइन के ग्राफ के जैसा होगा। अगर आपको चाहिए तो डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, 10 टाइम्स साइन का पावर 9x और साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, cos x। क्या मैं बोलूं ये पॉजिटिव है क्योंकि x को पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में डाल रहे हो। तो fx कैसा फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में। तो अगर मैं इसका रफ प्लॉट बनाऊं, ये y ये x, यहाँ कहीं पे पाई बाय 4 आएगा, यहाँ कहीं पे पाई बाय 2 आएगा, ये इंक्रीज कर रहा है। पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, साइन पाई बाय 4 1/√2 होगा और 1/√2 का पावर 10 करोगे, 1/√2 का पावर 10 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वैल्यू 1/32 आ जाएगी, 1/32। पाई बाय 4 पे वैल्यू 1/32 आ गई। पाई बाय 2 पे कितनी आ जाएगी, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है, मान लो पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 हो गई, ये पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इसको एस्टिमेट करना है, तो सोचो कि ये जो ब्लैक वाला एरिया होगा, ये इस ग्राफ के नीचे जो एरिया फंसा हुआ है, ये वाला,
ये किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? तो ये ब्लू वाले रेक्टेंगल, ये ब्लू वाले रेक्टेंगल के एरिया से, इस ब्लू वाले रेक्टेंगल के एरिया से ये कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अगर इसको मैं नाम आई दे दूं, पूरे इंटीग्रल को नाम आई दे दूं, तो ये बड़ा किससे हो जाएगा? बड़ा किससे हो जाएगा? इस इंटरवल का विथ, इस इंटरवल का विथ कितना हो गया? π/4 का विथ हो गया, इनटू इसका हाइट कितना हो गया? 1/32 हो गया, इससे ये बड़ा हो जाएगा। छोटा किससे हो जाएगा? छोटा किससे हो जाएगा? छोटा किस रेक्टेंगल के एरिया से हो जाएगा? ये वाला रेक्टेंगल अपन कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ऐसा वाला। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? बेस तो फिर से इसका π/4 है, बेस तो फिर से इसका π/4 है। हाइट कितना हो जाएगा? हाइट अब की बार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो अपने पास आ गया आई इंटीग्रल π/128 से π/4 के बीच में लाई करेगा। यही चीज अपन को प्रूव करनी थी। ठीक है, समझ आई बात सबको? क्लियर हुआ कैसे करना है? चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अगर पहले ये दोनों क्वेश्चंस ना हुए हो और अब आपके ये हो गए हो, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप वीडियो पॉज करके अब लास्ट वाला ट्राई करो, तो अब आपसे हो जाएगा। और अगर फिर भी ना हो तो अभी देख लो, अपन सॉल्व करेंगे। अपन को ये दिखाना है कि ये इंटीग्रल 0 से 1/6 के बीच में लाई कर रहा है। कैसे चेक करेंगे यार? सबसे पहले तो अगर x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप सोचो कि ये अंदर वाला फंक्शन जो है, ये अंदर वाला फंक्शन जो fx लिखा हुआ है, क्या मैं बोलूं ये fx हमेशा पॉजिटिव रहेगा? ये fx को मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये है x/x³ + 16। क्या मैं बोलूं ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 2। अपन 0 से 2 के x की बात कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 2, बरोबर है? तो अगर ये 0 से बड़ा रहेगा तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूंगा 0 से 2 में x/x³ + 16 dx, तो यार सीधी सी बात है, ये कैसा रहेगा यार? पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहला रूल एस्टिमेशन का, अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका उस इंटरवल में इंटीग्रल भी कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यार इसको प्रूव करने की तो कोई चिंता ही नहीं करनी है अपन को, ये तो कॉमन सेंस से आ गया। 1/6 से छोटा कैसे दिखाएं? 1/6 से छोटा दिखाने के लिए 2 पे वैल्यू चेक करते हैं। 2 पे वैल्यू f(2) कितना आएगा? f(2) निकालोगे तो 2 पे वैल्यू आ रहा है 2/2 का क्यूब हो जाएगा 8 + 16, ये कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। और इस इंटरवल का विथ कितना है? इस इंटरवल का विथ कितना है? इस इंटरवल का विथ कितना है? b-a। इस इंटरवल का विथ जो है b-a वो कितना है? 2 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आंसर आएगा 1/6। दिख रहा है आपको? हायर एस्टिमेट इसका 1/6 है। तो तुरंत यहां से अपने दिमाग में एक घंटी क्लिक करनी चाहिए कि यार बस अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर निकालना है, तो अपना काम हो जाएगा। ये काम अपने दिमाग में होना चाहिए था, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो। तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर निकालेंगे तो इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? ये fx था, तो f' अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? x³ + 16 इंटू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस x इंटू x³ + 16 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 3x² अपॉन नीचे आ जाएगा x³ + 16 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये कितना आ जाएगा? f' इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, इसको यहीं पे लिख देता हूं। ऊपर न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? -3x³ और यहाँ पे +x³, तो ये कितना आ जाएगा? 16 - 2x³ डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x³ + 16 का होल स्क्वायर। अब आप खुद सोचो, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो f' इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 - x³ अपॉन नीचे आ जाएगा x³ + 16 का होल स्क्वायर। x कहां से कहां लाई कर रहा है, इस बात को मत भूलना। 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर x 0 से 2 के बीच में लाई करेगा तो क्या मैं बोलूं ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि x हमेशा 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो 2 का क्यूब ज्यादा से ज्यादा 8 होगा, वरना तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। सिंपल सी बात है। तो क्योंकि f' पॉजिटिव है तो ये fx फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है 0 से 2 में। जैसे ही अपन को ये पता लग गया कि ये फंक्शन 0 से 2 में इंक्रीज कर रहा है, ये 0 है ये 2 है, अपन बड़े आराम से एस्टिमेट लगा सकते हैं। 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, 0 पे वैल्यू 0 आ गई। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? अभी अपन ने निकाली थी। 2 डालने से वैल्यू कितनी आ रही थी? 1/12 आ रही थी। तो 2 डालने से मान लो वैल्यू इधर आ गई, 1/12। तो अब इसको एस्टिमेट करना है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये ब्लैक वाला एरिया 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। यहां से भी आप देख सकते हो। ये छोटा किससे होगा? तो ये रेड वाला जो रेक्टेंगल है, इससे ये छोटा हो जाएगा। तो क्या मैं बोलूं कि ये 0 से तो बड़ा था ही था, छोटा किससे हो जाएगा? रेड वाले रेक्टेंगल का बेस कितना है? बेस 2 है और हाइट कितना है? 1/12 है, तो 2 × 1/12 से छोटा। तो i का वैल्यू किसके बीच में आ जाएगा? 0 से लेके 1/6 के बीच में आएगा। समझ आई बात कैसे अपन को अप्रोच करना है इस क्वेश्चंस को? तो नहीं हुए तो एक बार इन क्वेश्चंस को नोट कर लो अच्छे से। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेशन के कुछ और क्वेश्चंस।
यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करके खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने सिखाया था कैसे अपन को लोअर एस्टिमेट और अपर एस्टिमेट लाना है, उसी हिसाब से आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इनको ट्राई कर लो। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो काफी आसान है, अपन को दिख रहा है कि इस इंटरवल का विथ कितना है, इस इंटरवल का विथ E-1 है। तो यहाँ पे देखो E-1 यहाँ भी लिखा है, यहीं भी लिखा है E-1। अब अगर एक सिंपल सी बात मैं करूं कि ये 3 और 2 कहां से आ रहा है, तो एक बार E पुट करो तो ln E का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ln E का वैल्यू 1 आएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है। और अगर 1 पुट करोगे तो ln 1 0 हो गया, तो ये हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है। मतलब अपन को समझ में आ रहा है कि वन रेक्टेंगल अप्रोच यूज करना है। उसके लिए इस फंक्शन को अगर मैं fx बोल दूं, fx को मैंने बोल दिया है 1/2 + ln x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि अपन को इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के बारे में पता करना है। तो f' कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो न्यूमरेटर में ln x का डेरिवेटिव 1/x और नीचे आ जाएगा 2 + ln x का होल स्क्वायर। अब आप सोचो x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से e में वेरी कर रहा है। तो अगर x 1 से e में वेरी कर रहा है तो सोच के बताओ f' कैसा हो जाएगा, f' नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है मतलब ये fx कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है 1 से e में। तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अपन इसका ग्राफ तैयार कर लेते हैं रफ। तो अगर इसका ग्राफ अपन बस समझने के लिए तैयार कर लें y(x), यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे e लिखा हुआ है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, अगर 1 पे वैल्यू देखोगे तो ln 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो 1 पे इसकी वैल्यू हाफ आ जा रही है, 1 पे इसकी वैल्यू हाफ आ गई। और e पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 + 1 3, तो 1/3, तो e पे वैल्यू मान लो 1/3 हो गई, तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो e पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो बेटा e पे इसकी वैल्यू 1/3 हो गई। अब आप देखो कि ये वाला शेडेड पोर्शन है जो मेरा इंटीग्रल है, ये मेरा इंटीग्रल आई है। तो उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, आई किससे किसके बीच में फंसेगा, आई के अंडर जो एरिया है वो इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा है। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, इसका बेस E-1 है और इसका हाइट 1/3 है। तो किससे बड़ा है, E-1/3 से ये बड़ा है। छोटा किससे है, क्या मैं बोलूं, इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटा हो जाएगा। इस वाले रेक्टेंगल का बेस कितना है, E-1 है और हाइट कितना है, हाफ, तो E-1/2 से ये छोटा आ जाएगा। सिंपल आ गया अपने पास, है ना। तो ये तो बहुत आसानी से हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 से 1 x⁻7 dx/1 + x⁻8 मुझे पता है इसको देख के एकदम इंटीग्रेट करने की फील आ जाएगी कि इसको t बोल देंगे तो ऊपर dt के फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन अपन को उतना करने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर बस इतना सोच लिया कि 1/8 कहाँ से पैदा हो रहा है, भाई 1/8 कैसे पैदा होगा, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। एक बार के लिए सोचो कि अगर मैं x⁻7 को इंटीग्रेट करता हूं तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा बेटा x⁻8 / 8। और अगर इसको मैं 0 से 1 में इंटीग्रेट कर देता तो मेरे पास कितना आ जाता, आंसर 1/8 आ जाता। तो जैसे ये चीज अपन को क्लिक कर गई, तो ये चीज क्लिक करने से अपन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, x⁻7 / 1 + x⁻8 का पावर 1/3, इसको मुझे कंपेयर करना है x⁻7 के साथ। अगर मैंने इन दोनों में कंपैरिजन कर लिया तो उसके बाद मैं इनके इंटीग्रल्स में भी कंपैरिजन कर सकता हूँ। सैंडविच थ्योरम अपन ने पढ़ा हुआ है बड़े आराम से। तो अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करूं, x 0 से 1 में लाई कर रहा है, तो सोचो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, x⁻7 / 1। तो अगर मैं केवल दोनों के डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करूं तो यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 1 + x⁻8 का पावर 1/3 लिखा है। अगर x 0 से 1 में लाई कर रहा है तो ये अंदर वाला नंबर 1 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो x हाफ है, तो 1 + हाफ का पावर 8 करोगे तो 1 से तो बड़ा ही नंबर आएगा, और उसका पावर 1/3 करोगे तब भी जो नंबर रहेगा वो तो 1 से बड़ा ही रहेगा। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर्स में अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है और इसका डिनोमिनेटर कम है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है। तो क्या मैं बोलूं, सीधे सीधे x⁻7 जो है वो बड़ा हो जाएगा x⁻7 / 1 + x⁻8 का पावर 1/3 से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अंदर वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी है, उसका क्यूब रूट करोगे तभी भी जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, तो सीधे सीधे ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा इस वाले नंबर से। तो बड़ा हो गया तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि इसका इंटीग्रेशन x⁻7 dx / 1 + x⁻8 का पावर 1/3 फ्रॉम 0 to 1 विल बी लेस देन इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻7 dx। इसको अगर मैंने i बोल दिया तो i इज लेस देन x⁻8 / 8 फ्रॉम 0 to 1। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, i इज लेस देन 1/8। सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। तो अपने पास आ गया कि ये जो इंटीग्रल है ये 1/8 से छोटा हो जाएगा, ठीक है।
नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं। अपन को क्या लाना है कि dx अपॉन 0 से हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 2 एन हाफ और पाई बाई 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको अपन कैसे प्रूव करें? सबसे पहले तो आप देखो कि ये लिमिट्स आ कैसे रही हैं। हाफ तो आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा, हाफ कैसे आ रहा है। क्या आप हाफ पुट करोगे इसमें, अपन पहले वो वन रेक्टेंगल अप्रोच वाला चेक करते, इंटरवल का विथ हाफ है तो वहां से तो हाफ आ गया, लेकिन हाफ को अगर मैं इसमें पुट करता हूं, हाफ को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास हाफ का पावर 2n आएगा, मतलब 1/4 का पावर n आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 का पावर n जैसा टर्म तो मुझे यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ तो 1 आएगा, तो मुझे दिख रहा है कि हाफ वहां से अपन जनरेट कर सकते हैं। हाफ अपन ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं कि सीधे सीधे अगर आप dx का इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम 0 टू हाफ 1 dx, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा x, और इसके ऊपर लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के हाफ, तो आपके पास हाफ आ जाएगा। मतलब बेसिकली 1 को मुझे इस फंक्शन के साथ कंपेयर करना है। पाई बाई 6 कैसे जनरेट होगा? पाई बाई 6 अगर मुझे जनरेट करना है तो आप सोचो, आपको पता है कि पाई बाई 6 और यहाँ पे हाफ देख के और यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन देख के क्या आपको इस बात की फील आ रही है कि अगर मैं dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर आप लिमिट लगाओगे 0 टू हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ लिखोगे तो दिख रहा है आपको पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। तो वहां से अपन ये पाई बाई 6 पैदा कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये जो फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन 1 और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन तीनों फंक्शंस को क्या करना है बेटा? इन तीनों फंक्शंस को अपन को कंपेयर करना है। एक बार अपन ने इनको कंपेयर कर लिया, फिर सैंडविच थ्योरम यूज करके इसके इंटीग्रल्स को भी कंपेयर कर लेंगे, तो ये वाली लिमिट्स आ जाएंगी। तो इस काम को कैसे करेंगे? इस काम को कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन तीन फंक्शंस को लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 2n, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों फंक्शंस को अगर मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं तो आप खुद ही सोचो यार, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 1 जो है इससे बड़ा हो जाएगा, 1 जो है इससे बड़ा हो जाएगा। भाई क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि x का पावर 2n एक पॉजिटिव नंबर है और x को 0 से हाफ में लाई करवाओगे, 0 से हाफ में लाई करवाओगे तो 1 में से आप कुछ ना कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये वाली जो भी क्वांटिटी आएगी 1 से तो छोटी ही आएगी। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखो, अगर n का वैल्यू 1 हो गया, अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हो जाएंगी। अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हो जाएंगी, तो बराबर तो हो सकते हैं। अच्छा, अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो n का वैल्यू 3 हो गया, तो यहाँ पे x का पावर 6 आएगा। अब आप सोचो एक्स स्क्वायर और x की पावर 6 की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए जस्ट एक बार के लिए मैंने n इक्वल टू 3 लिया है। x अपना कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से हाफ में लाई कर रहा है। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, मतलब इस केस में 0 से हाफ में लाई कर रहा है, तो उसका पावर जितना इंक्रीज करोगे वो नंबर जो है वो कितना घटते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर को हाफ ले लिया, ठीक है, हाफ का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आएगा, हाफ का क्यूब करूंगा तो 1/8 आएगा। तो क्या आपको दिख रहा है जितना अपन पावर उसका इंक्रीज करते जा रहे हैं नंबर का वैल्यू घटते जा रहा है। तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा x की पावर 6 से, मतलब ये वाला जो नंबर है एक्स स्क्वायर ये बड़ा हो जाएगा x की पावर 2n से, या फिर ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा अगर n का वैल्यू 1 है तो अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है तो 1 में से जब मैं ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं 1 में से ज्यादा बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं यहाँ पे एज कंपेयर टू यहाँ पे, तो क्या मैं बोलूं कि अब ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा या फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि 1 में से अगर आप ज्यादा बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ओवरऑल ये वाला नंबर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ये वाला नंबर। तो इन तीन में आपको ये कंपेरिजन तो समझ में आ गया। अब अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तभी कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन तो रिटेन होने वाला है। मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा। और रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n इज ग्रेटर देन 1। अब अपन ने रेसिप्रोकल ले लिया तो डायरेक्शंस रिवर्स हो गए, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अपन को पता लग गया कि ये फंक्शन इन दोनों के बीच में सैंडविच हुआ है, तो इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल भी इन्हीं के बीच में सैंडविच होगा, मतलब इसमें भी यही रिलेशन रहेगा। यहाँ पे dx लिख देते हैं, 0 से हाफ dx लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 0 से लेकर के हाफ dx लिख देते हैं। बस अपना काम खत्म हो गया। अगर इस इंटीग्रल को मैं i बोल दूं तो मेरे पास क्या आएगा? i, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स x, और इंटीग्रेशन की लिमिट से 0 से हाफ, इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा? x, इसकी भी लिमिट से 0 से लेकर के हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाई 6। तो आपके पास आ जाएगा i इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हाफ आ जाएगा और यहाँ पे आएगा लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 6।
यही वाली चीज अपन को प्रूव करनी थी कि आई हाफ से बड़ा है, पाई बाई 6 से छोटा है, तो ये वाली चीज हाफ से बड़ी है और पाई बाई 6 से छोटी है और इक्वल भी हो सकती है, तो अपने पास आ गया। तो जैसे जब भी ऐसे आता है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अंदर वाला फंक्शन किन दोनों के बीच में सैंडविच हुआ है, उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या सोचना है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लें अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है एस्टिमेशन के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अब आपको हैबिट पड़ जानी चाहिए कि कैसे अपन इस इंटीग्रल को इन दोनों के बीच में फंसाए सोचने की। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये पाई बाई 2 कैसे जनरेट होगा, पाई बाई 2 कैसे जनरेट होगा। तो आप सोचो कि पाई बाई 2 का मतलब अगर इंटीग्रेशन 0 से 1 में किया हुआ है, अगर मैं साइन इनवर्स x के ऊपर लिमिट लगाऊंगा 0 से 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपने पास आ जाएगा पाई बाई 2। और अपन को ये बात भी पता है कि साइन इनवर्स x अगर मेरे को चाहिए तो ये किसका इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, मतलब मुझे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहली चीज तो ये है। ये वाला पार्ट कैसे जनरेट होगा, ये वाला पार्ट अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है पता है, ये ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसके ऊपर लिमिट लगाओगे 0 से 1, तो 1 डालने से देखो अंदर आपके पास कितना आएगा, ln 1 प्लस रूट 2 आएगा। इस बात की आपको फील आनी चाहिए। और 0 डालने से अंदर 1 बनेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये किसका इंटीग्रल होता है, ये किसका इंटीग्रल होता है, तो ये dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है। आप देखो कि अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अपन को इन चीजों को कंपेयर करना है। एक बार ये चीज अपन को समझ आ गई तो उसके बाद अपन इनके कंपेरिजन की तरफ बढ़े तो अपने पास क्या आएगा। अगर मैं इन तीन फंक्शन को कंपेयर करूं, पहला फंक्शन है 1 प्लस एक्स की पावर 6, एक और फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक और फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनके स्क्वायर रूट लेके इनको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, अपन को पता है, तो अपन इनको कंपेयर करेंगे। तो अपने पास क्या आएगा, इधर प्लस लिख लेते हैं और इधर माइनस लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली बात यार 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 6। तो अब आप देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि ये वाला फंक्शन इससे तो छोटा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में से आप ये पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि यहाँ पे आप 1 में ये पॉजिटिव क्वांटिटी क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 कॉमन सेंस वाली बात है, 1 से बड़ा होगा, जबकि ये 1 से छोटा हो जाएगा। इन दोनों में अगर अपन बात करें तो x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि पावर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। मतलब क्या मैं बोलूं, एक्स स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू एक्स की पावर 6। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा एक्स की पावर 6 है, तो 1 में अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो सीधी सी बात है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ज्यादा बड़ा हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6 है। कॉमन सेंस वाली बात हो गई है। नंबर ध्यान रखना 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर will be less than square root of 1 plus x की पावर 6 will be less than square root of 1 plus x square। बस इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो डायरेक्शंस रिवर्स हो जाएंगे। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन को पता लग गया कि ये इन दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है। तो इंटीग्रल की बात कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन में भी यही ऑर्डर फॉलो होगा, सारे इंटीग्रल्स पॉजिटिव है और इंटीग्रेशन के लिमिट 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। तो ये तो अपना इंटीग्रल आई है, तो ये किसके बीच में फंस जाएगा, इसका इंटीग्रल आ जाएगा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर लिमिट्स लग जाएंगी फ्रॉम 0 टू 1, और इसका इंटीग्रल आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स ऑफ x, और इसके ऊपर लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू 1। तो ये साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा अपने पास, पाई बाई 2। तो ये इंटीग्रल पाई बाई 2 से छोटा होगा, और ये बड़ा किससे हो जाएगा, तो 1 डालोगे तो ln ऑफ 1 प्लस रूट 2 से ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अपना आई इंटीग्रल जो है इन दोनों के बीच में फंस गया, जैसे कि अपन को चाहिए था। तो एस्टिमेशन करते वक्त अपन को यही देखना है कि जिनके बीच में अपन को इस इंटीग्रल को फंसाना है, उन फंक्शंस को अपन कैसे जनरेट करेंगे, उन वैल्यूज को अपन कैसे जनरेट करेंगे, और वो वैल्यूज जिस फंक्शन से जनरेट हो रही है उसको अपन इस इंटीग्रेंड से क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। तो उस हिसाब से अपन अपने इंटीग्रल को फंसा सकते हैं। तो इसी के साथ अपन अपना ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। आज अपन ने एस्टिमेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए आपका, वो अपन ने देखा।
और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। तो ये थोड़ा सा हल्का सा टफ टॉपिक है, लेकिन आपको एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गया कैसे अपन को फंक्शंस जनरेट करना है और कैसे अपन को वैल्यूज के लिए सोचना है, तो प्रैक्टिस करने से अच्छा हो जाएगा। तो इसी के लिए आपका आज का होमवर्क रहेगा, आपको एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में से, पार्ट 1 में से क्वेश्चन नंबर D1 D2 करने हैं, पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर D1 D2 D3 करने हैं, और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 10 to 14 और 23 24, और पार्ट 4 का आप कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो सारे सवाल है ज्यादातर एस्टिमेशन के क्वेश्चंस है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छे से आया है कि नहीं आया है। ठीक है।